हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स और रीजनिंग का डे 28। आई होप कि फ्रेंड्स इससे के पहले आपने सारे पार्ट्स को जरूर देखा होगा। नहीं भी देखा है तो मैं आपको हर बार रिकमेंड करता हूं फ्रेंड्स, और इस बार भी रिकमेंड करूंगा कि आप सारे पार्ट्स को जरूर देख लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए आपके एग्जाम्स के ओरिएंटेड है। आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प होगा। और इस वीडियो में हम लोग टोटल ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। कुछ क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे, कुछ को हम लोग ऑप्शनल भी बनाएंगे और कुछ को मैं ट्रिक की मेथड से भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखते रहिए और आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि यदि ओ त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है और आपको ये दिया गया है कि कोण बी ओ सी बराबर 35 डिग्री के बराबर है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बी ए सी का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं कि हमारा जो फिगर होगा वो किस तरह से हो सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक त्रिभुज था और ये त्रिभुज हम लोगों ने बना लिया। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए बी सी ये दिया गया था और आगे बोला गया कि त्रिभुज जो ओ है वो इसका परिकेंद्र है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने इसके बना लिया। उसके बाद अब ये देखिए क्या कह रहा है कि जो बी दिया गया था वो 35 डिग्री, ओ बी सी 35 डिग्री है। तो आप बताओ फ्रेंड्स, एक ही आधार पे जब दो कोण बनते तो वो भी 35 डिग्री होगा, यानी कि ये भी 35 डिग्री होगा। ये 35 अगर हम इस त्रिभुज को देखें तो कितना होगा, ये 35 तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक 35 70, तो यानी कि 180 में से घटाएंगे तो ये 110 होता है। 110 ये हो गया। अब आपको पता है फ्रेंड्स, ये जो कोण होता है ये जस्ट इसका आधा होता है, यानी कि हम कोण ए इक्वल टू लिख सकते हैं कि 110/2। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका जस्ट आधा जो कोण होगा वो इसके बराबर होता है। तो हम 55 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़िए। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया कि x प्लस 1/16x बराबर 1 के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 64x³ प्लस 1/64x³ का वैल्यू क्या होगा। अगर आपने हमारे अलजेब्रा वाला वीडियो को देख लिया होगा तो डेफिनेटली फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप अलजेब्रा वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने अलजेब्रा से 15 ऐसे क्वेश्चंस कराए थे आपको कि आप डेफिनेटली फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चंस को ईजिली कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चंस को कैसे करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया कि x प्लस 1/16x बराबर 1 के बराबर दिया गया और हमसे पूछा क्या फ्रेंड्स, 64x³ प्लस 1/64x³ की वैल्यू क्या होगी, यही पूछा गया। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें 4, अगर 4x³ रहता तो हम अगर 4x³ का होल क्यूब कर देंगे तो हमारे पास आ जाता, लेकिन यहाँ पे 16 है तो क्या करेंगे। तो मैंने आपको इस तरह से क्वेश्चंस कराने का ऑलरेडी बता चुका है कि आप क्या करो कि यहाँ पे 4 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप दोनों तरफ क्या करो कि 4 से गुना कर दो, यानी इधर से भी 4 से इधर से भी 4 से। तो चलिए यहाँ पे लिखता हूँ 4 से गुना करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गुना करने पर तो चलिए देखते हैं क्या होता है। 4 से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 16x और इधर आपका 1 गुने 4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद देखिए क्या होगा, ये 4x हो जाएगा और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आपका 4x हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं। और राइट साइड में आपका 4 एकम 4। क्लियर। अब आपका क्या करो कि दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्योंकि क्यूब यहाँ पे 64x³ लिखा गया, अगर 4 का क्यूब कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि दोनों तरफ क्यूब कर देता हूँ। तो क्यूब करेंगे तो ये कंडीशन इस तरह से कुछ हो जाएगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको करने का मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो वही आपको पता होगा कि a³ यानी a³ प्लस b³ और क्या होता है प्लस 3ab। तो 3ab करेंगे तो ये तीनों कट जाएगा, 3 बचेगा इंटू a प्लस बी। तो a प्लस बी का वैल्यू आपके पास 4 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं 4 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 4 का क्यूब करोगे तो 64। और इधर देखिए 4 यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट अब लिख देता हूँ, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 64x³ प्लस में आपका फिर से नीचे 64x³ और प्लस में आपका 4 तिहाई 12 और राइट साइड में 64। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका अगर वैल्यू हम निकालेंगे तो देखिए डायरेक्ट हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपके सामने आ जाता है, 64x³ प्लस 1/64x³ और बराबर में 12 को उधर मैंने भेज दिया तो 64 में से 12 जाएगा तो कितना होगा 52। तो यही तो क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ और यही आपसे क्वेश्चन भी पूछ रहा था। बताइए कोई दिक्कत हुआ, बिल्कुल भी आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे अलजेब्रा वाले वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे आपका सारा क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक मोटर बोट खड़े पानी में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकती है, यानी खड़े पानी का मतलब शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है। वह नदी में 91 किलोमीटर अनुप्रवाह चलते, यानी कि जो धारा की दिशा में वो चलती है 91 किलोमीटर, और फ्रेंड्स वहाँ से वो वापस लौट भी आती है।
ठीक है, यानी कि 91 किलोमीटर गई और वापस वहाँ से वापस भी आ गई। अब आपके पास ये दिया रहेगा उसे कुल 20 घंटे का समय लगता है, आने और जाने दोनों में उसको 20 घंटे का समय लगता है। तो ये आपसे पूछा रहा है कि नदी के प्रवाह की गति क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं देखिए। सिंपल सा क्वेश्चन में आपको इसको मैं बताने के लिए आपको फ्रेंड्स क्या करूँगा, डायरेक्ट ऑप्शंस के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मानते हैं कि जो शांत जल में नदी की चाल थी वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये तो आपको पता है कि शांत जल में जो नदी की चाल होती है हम उसको मानते हैं एक्स। तो हम एक्स की वैल्यू अगर दिया गया यहाँ पे कितना फ्रेंड्स, जो कि 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चलती है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो धारा की चाल होगी वो वाई होगी, धारा की जो चाल होगी वो कितना वाई किलोमीटर है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए 91 किलोमीटर उसको जाना है, यानी कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी बट्टे जब अनुप्रवाह चलता है तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 10 तो ये हो गया एक्स आपका और ये वाई हो गया धारा की दिशा के साथ, और जस्ट धारा के विपरीत दिशा में अगर वो चलेगा तो यहाँ पे माइनस होगा, और ये दोनों करने में समय इसको कितना लग रहा है, 20 घंटे का समय लगता है। यही क्वेश्चन में बोला गया था। अब सिंपल सा क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसको ऑप्शंस के थ्रू करना चाहे, इस क्वेश्चन को मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप ऑप्शंस के थ्रू जाने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपली कर सकते हो इसको, आप कैलकुलेशन करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। देखिए अगर मैं बोलूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमें राइट साइड में 20 लाना है, वाई की जगह पे हम क्या रखें, तो ऑप्शन पे अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे 3 रख के मैं बताता हूँ आपको, वाई की जगह पे आप 3 रख के देखिए। तो 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 3 13, 13 से इसको कटाओगे तो कितना होगा, 13 7 91, 7 बार में कटा। अगर 10 में से 3 जाता है तो कितना हो जाए, 10 में से अगर 3 घटाते हैं तो यहाँ पे 7 बचेगा, और इसको 7 से घटाते हो तो 13 7 91। अब आप जोड़ के देखिए 7 और 13 कितना हो, 7 और 13 20, आगे कि नहीं, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नीचे ऊपर में 91 है, 10 और वाई की जगह पे मैंने 3 रखा, तो 10 और 3 कितना हो गया, 13। और इधर देखिए ऊपर में 91 था और 10 में से यहाँ पे 3 मैंने रखा तो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इसको राइट साइड में 20 आना चाहिए तभी हमारा ये जो कि इक्वेशन सेटिस्फाइड होगा। तो 13 7 91 तो कट गया, 13 7 91 ये भी कट गया, यानी कि 13 और 7 कितना होता है, 13 और 7 को अगर ऐड करते हो तो ये देखिए ये आपका 20 के बराबर आ जाता है। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो ये इक्वेशन है वो संतुष्ट करेगा y = 3 के बराबर। तो कह सकते हैं कि धारा का जो चाल हमारा होगा y किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप इसको क्या करोगे कि दोनों का एलसीएम लोगे और इसके बाद कैलकुलेशन करोगे। थोड़ा सा ये आपका लेंदी होगा, टाइम वेस्ट होगा, बस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से कोशिश करेंगे, आपको समझा देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि a+1/a+2 की वैल्यू 0 के बराबर है, और आपसे पूछा है कि a की पावर 37 माइनस a की पावर में 100 बराबर क्या होगा। थोड़ा सा देखने से अजीब लग रहा है ना, तो चलिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करेंगे। देखिए हमारे पास ये क्या दिया गया, a/1/a प्लस में 2 = 0, और हमसे पूछा गया कि a की पावर 37 माइनस में 1/a की पावर 100 का वैल्यू क्या होगा। अगर मैं बोलूं, अगर आपके पास a की वैल्यू पता चल जाए तो आप इजीली इसको कर सकते हो। तो सिंपल सा हम कैसे इसको निकालेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर मैं मानूं फ्रेंड्स कि यहाँ पे +2 है, तो चलो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से मैं कर देता हूँ, ठीक है, यानी कि -2 हम राइट साइड में, +2 को माइनस राइट साइड में भेज दिया तो -2 हो गया। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर आप a का वैल्यू -a रख के देखो, a की वैल्यू को अगर -a रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए -1 और नीचे आपका -1 रखोगे तो ये ऊपर में -1 आएगा, और राइट से आपका -2 के बराबर हो जाता है कि नहीं। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स, अगर a की वैल्यू हम -1 लेते हैं तो बिल्कुल करेक्ट हमारा ये इक्वेशन फॉलो करता है। तो सिंपल से इसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर दो, -1 के पावर 37 रख लो और नीचे आपका -1 के पावर 100 कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, -1 के पावर 100। अब आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कि अगर पावर में अगर ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या हो तो आपका माइनस जो है वो माइनस में ही रहता है। तो नीचे आपका निकलेगा जो कितना होगा, वो माइनस में ही होगा, -1। नीचे अगर इसका देखें तो ये माइनस में ऑलरेडी, अगर पावर में फ्रेंड्स सम संख्या यानी कि इवन नंबर हो तो ये आपका प्लस में हो जाता है। तो माइनस में जाके आप पहले से, और ये आपका माइनस में, जो कि माइनस था लेकिन ये प्लस हो गया, इसमें आपका माइनस ही रह जाएगा। तो आप बताइए कि ये कितना हो गया, -2 हो गया कि नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, -2 के बराबर आ जाएगा, बिना किसी दिक्कत के। बहुत ही सिंपल से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स कैसे इसको करेंगे। एक वर्ग पे बनाया गया, एक वर्ग है, मान के चलिए एक स्क्वायर दिया गया। इस स्क्वायर के विकर्ण पे बोला जा रहा है कि एक समबाहु
जो कि त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा जिसकी सारी भुजाएं एक दूसरे के साथ बराबर होगी। चलिए कुछ इस तरह से मान लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका एक वर्ग था, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक वर्ग था और इसके विकर्ण पर यानी कि एक विकर्ण हो गया और इसी विकर्ण पे एक त्रिभुज बनाया गया इस तरह से। और आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हमें यहाँ पे कुछ कुछ मानकर निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे मानेंगे। सबसे पहले मान लेता हूँ कि फ्रेंड्स जो वर्ग था उसकी भुजा ए थी, ठीक है। अगर वर्ग की भुजा ए थी तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो सिंपल सा निकल गया कि वर्ग का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो, वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्लियरली निकल गया कि ए स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल तो निकल गया, लेकिन हमें अगर जब तक हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पता होगा तो हम रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या होगा, सबसे पहले इसकी भुजा पता होना चाहिए। तो इसकी भुजा अगर हम बोले तो ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था, समबाहु त्रिभुज था और समबाहु त्रिभुज की तीनों जो भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है। तो मैं आपको ये बोलूं कि हमारे पास वर्ग का विकर्ण अगर हम निकाल लें तो ये वर्ग का विकर्ण नहीं तो इसका भुजा बनता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वर्ग का विकर्ण निकाल लें। तो वर्ग का विकर्ण होता है क्या फ्रेंड्स, वर्ग का विकर्ण आपको पता है, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया है कि √2 गुने भुजा होता है, ठीक है, √2 गुने भुजा। तो √2 और भुजा क्या था, भुजा इसका कितना था, ए था, यानी कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई हो गई वो कितना हो गया, √2 गुने ए, ठीक है। ये इसकी त्रिभुज की हम भुजा कह सकते हैं, जो वर्ग का विकर्ण हुआ वो इस त्रिभुज की भुजा हो गई। तब जब त्रिभुज की भुजा आपके पास निकल गया तो आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारे पास कितना हो गया फ्रेंड्स, मैं आपके लिखता हूँ यहाँ पे भुजा √2a। तो भुजा हमारे पास निकल गया √2 गुने ए, इसका मैं स्क्वायर कर दूंगा क्योंकि √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, √3/4 मैंने यहाँ पे ज्यों का त्यों लिखा। अब यहाँ पे इसको करोगे तो आपका 2a² होता है, इसको हम कटा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी बस हमारे पास कितना होगा, √3a²/2। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमें रेशियो निकालना है, तो चलिए मैं आपको रेशियो निकाल के बताता हूँ कैसे निकालेंगे। हमें किसका रेशियो निकालना था, तो वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें त्रिभुज वर्ग का क्षेत्रफल रखना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल a² बटा में हम किसका रखेंगे, √3a²/2। तो देखिए फ्रेंड 3/2 है तो ये ऊपर में चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नीचे आपका 3a² हो जाता है। a² से a² खत्म, आपके पास जो बचा, सॉरी 2 ऊपर में बचा और नीचे आपका √3, यही इसका अनुपात हो गया। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने कैसे यहाँ पे किया है। काफ़ी अच्छा प्रश्न, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ही ईजिली इसको कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए एक काम को 70 दिन में कर सकता है और आगे क्या दिया है कि बी ए से 40% अधिक कुशल है, वही काम करने में बी को कितना समय लगेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और अगर आप इसको दूसरे मेथड से बनाते हो तो आज मैं आपको एक नया मेथड बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये बताया था तरीका, अगर आपने अपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो डेफिनेटली आप इसको ईजिली कर सकते हो जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या दिया है कि आगे अगर एक लाइन आगे पढ़ते हैं कि बी जो है वो ए से 40% अधिक कुशल है। कहने का मतलब ये हुआ कि बी जो 40% अधिक कुशल है तो ए कोई कार्य जो है वो 140 दिन में करता होगा तो बी उस कार्य को 100 दिन में करता होगा। यही तो बात कह रहा है, परसेंटेज की बात की जा रही है। तो हम यहाँ पे बी मान लेते हैं वो 100 दिन में करता होगा तो ए 140 दिन में करता होगा, तभी तो इससे 40% कम कुशल है। कुशल का मतलब क्या हुआ, जल्दी से कार्य करता होगा, ठीक है। ये देखिए अब आपके पास दिया क्या गया था, इसको हम छोटा सा छोटा कर लेते हैं, यानी कि फ्रेंड्स 20 से कटा देंगे तो 20 7 120 और 20 5 100, ये कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आप आ गए। अब आपके पास देखिए क्या दिया कि ए कोई कार्य को 70 दिन में कर सकता था, यानी फ्रेंड्स ए जो कार्य करता है वो 70 दिन में करता है, यानी 7 की वैल्यू 10 के बराबर है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई किया गया, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे कि 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 × 5 = 50। तो वो ये बात कह सकते हैं कि जो बी होगा उस कार्य को 50 दिनों में कर सकता है। बताइए फ्रेंड्स कोई दिक्कत हुआ, कितना सिंपल सा हम लोगों ने इसको कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 500 रुपये है तो आपको बताना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। आप इसको बनाने के कई मेथड लगा सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक अलग से एडवांस मेथड बताता हूँ जिसकी वजह से आप बहुत ही सिंपल से इसको कर सकते हो।
सिंपल से मैंने आपको एक बार बताया भी था, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आपको डेफिनेटली ये फॉर्मूला मैंने बताया भी था। तो क्या बताया था मैंने फ्रेंड्स कि सीपी बटे आपको क्या करना है, मार्केट प्राइस। ठीक है, इस तरह से जब कंडीशन हो, आपके पास एक डिस्काउंट दिया हो, एक प्रॉफिट या फिर एक लॉस परसेंट हो, और आपके पास एक अंकित मूल्य दिया हो यानी कि मार्केट प्राइस दिया हो, तब आप ये फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हो। देखिए सीपी बटा में मार्केट प्राइस, और यहाँ पे आप क्या लिखना है, इसका जस्ट क्रॉस में आपको लिखना होता है 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके जस्ट क्रॉस आप देखो मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे मार्केट प्राइस माइनस जो कि 100 माइनस डिस्काउंट, और नीचे आप अगर प्रॉफिट दिएगा तो प्रॉफिट लिखिए, लॉस दिया गया तो लॉस लिखिए। इस फॉर्मूले की मदद से आप यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हो। अगर आप इस फॉर्मूले को भूल जाते हो तो आप कॉन्सेप्ट मेथड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमें क्रेमो निकालना है, तो मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास जो सीपी है वो एक्स है, मार्केट प्राइस हमारे पास 500 रुपये दिया गया था, 100 माइनस डिस्काउंट जो कि 10% की छूट दिया है यानी कि 90 लिख सकते हैं। नीचे आप देखो 20% का प्रॉफिट कमाते हैं यानी कि 120 हो जाता है। 30 से इसको हटाते हैं तो 30 का जगह 90 और 30 चौका 120, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आप कटाओगे तो देखो फ्रेंड्स 125 बार में ये कट जाएगा, 125 चौका 500, और यहाँ से आप देखिए x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 गुने 125, यानी ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो कि वो 375 के बराबर होगी। यानी x क्या था, कॉस्ट प्राइस हमारा जो है वो क्राइमोल 375 रुपये के बराबर है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ऑप्शंस भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a प्लस बी का 40% जो है वो a माइनस बी के 60% के बराबर है, और आपसे पूछा गया कि 2a माइनस 3b बटे में a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करते हैं हम। सबसे पहले आपके पास क्या दिया गया, a प्लस जो b है वो कितना परसेंट है, 40%, यानी कि 2/5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इधर क्या लिखा है फ्रेंड्स, a माइनस बी 60%, 60% का मतलब कि 60% का मतलब हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 3/5, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से इसको कटा लेते हैं, 5 से 5 खत्म। ठीक है फ्रेंड्स, 60% का मतलब 3/5, 20×60 20×25 100 होता है, ये आप इजीली कर सकते हो। यहाँ से देखिए a प्लस बी, और इसको मैं नीचे लाता हूँ a माइनस बी, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 के बराबर। क्लियर, यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा 2a प्लस में 2b, और राइट साइड में आपका क्रॉस इसको करते हैं तो 3a माइनस 3b। ठीक है, ए को एक तरफ करते हैं, बी को एक तरफ करते हैं, यानी कि इधर लाते हैं तो ये 2 और ये आपका 3 इधर आएगा तो 5b, और जब 2a लेफ्ट में राइट में जाएगा तो 3a में से 2a घट जाएगा तो a आ जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि a और b की जो वैल्यू होगी फ्रेंड्स 5:1 के अनुपात में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और अब हमसे पूछा क्या गया था कि 2a माइनस में 3b, और बटा में आपसे पूछा है फ्रेंड्स कि a प्लस b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यही आपसे पूछा गया, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2a यानी कि फ्रेंड्स 5 दूना 10, 10 और 3b यानी कि 3 गुने 1, तो 3 हो जाएगा। और नीचे आपका दोनों को जोड़ देना, यानी कि 5 और 6 जोड़ देते हैं। ऊपर में आपका कितना हो गया, 10 में से 3 गया 7, और नीचे आपका 6, तो 7/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आप इसको आसानी से कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, एडी एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है और वो उसका केंद्रक है, और आपके पास दिया गया एओ बराबर 10, तो ओडी बराबर कितना होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना होगा और थोड़ा सा याद भी रखना होगा, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तो शायद आप इस क्वेश्चन को ना कर पाए। देखिए फ्रेंड्स, एबीसी एक त्रिभुज हो गया, और यहाँ पे बोला कि एडी इसकी माध्यिका है, तो माध्यिका यानी कि इसके जस्ट बीचों बीच मैंने गिरा दिया। और आपसे ये देखिए पूछा क्या जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि उसका केंद्रक ओ है, यानी कि इसके जस्ट बीचों बीच ओ है, और ये केंद्रक हो जाता है। और आपके पास क्या दिया गया, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ए ओ यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो फ्रेंड्स 10 के बराबर है, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगा। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, कैसे करेंगे। तो सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूँ फ्रेंड्स, वो चीज़ आप याद रखेंगे। जब भी कोई माध्यिका होता है वो जस्ट केंद्रक के क्या होता है कि 1/2 के अनुपात में होता है, यानी कि 1:2 के अनुपात में होता है। क्लियर, ये चीज़ आप याद रखेंगे। कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक होता है इसको क्या करता है कि 2:1 में बांटते हैं, यानी कि ऊपर में 2 नीचे में 1। जो ऊपर में बड़ा वाला देख रहे हैं वो 2 अनुपात में होता है, और नीचे आपका 1 अनुपात में होता है। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए 2 यूनिट का वैल्यू 10 के बराबर है, कह सकते हैं कि 2 यूनिट का बराबर 10 के बराबर है, तो 1 यूनिट के मान क्या होगा, 5 के बराबर। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 के बराबर होती है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, केंद्रक से ऊपर का 2 और नीचे आपका 1 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, आप इस चीज़ को याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कोई
150 मीटर लंबी धागे के साथ पतंग उड़ाता है। कोई व्यक्ति है जो 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। यदि पतंग का धागा का क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है। तो क्लियरली यहाँ पे तो हो गया कि क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है वो पतंग का धागा। तो कहने का मतलब ये मान के चलिए कि क्षैतिज हो गया और हमारा जो पतंग था वो यहाँ पे उड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, पतंग यहाँ पे उड़ रहा है और क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो कहने का मतलब उसका धागा जो होगा इस तरह से होगा। ठीक है, ये धागा हो गया इस तरह से और ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा रहा है कि तो भूमि पतंग से की ऊंचाई कितनी है, यानी कितनी ऊंचाई पर ये उड़ रहा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, जो पतंग है यहाँ पे उड़ रहा है इसकी ऊंचाई कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सा है। और जो धागा दिया था वो कितना था, 150 मीटर का था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमें निकालना क्या है, हमें ऊंचाई निकालना है। अगर हम बोले फ्रेंड्स कि थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, लंब दिया गया कर्ण दिया गया, तो हम यहाँ पे साइन का फॉर्मूला देख सकते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, साइन 60 डिग्री अगर हम लेकर चलते हैं तो लंब बटा कर्ण यानी कि h बटे में आपका जो कि कर्ण 150 होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। कोई दिक्कत नहीं, h का मान हम रख देते हैं और यहाँ पे 150 हो गया। अगर 2 से इसको कटा दें तो ये 75 बार में कटता है और h का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्रॉस में करके देखिए 75 गुने √3। हमारा राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, h की जो वैल्यू होगी यानी कि हमारा जो ऊंचाई था वो पतंग कितना ऊंचाई पे उड़ा था, 75√3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया, कथन और निष्कर्ष दिया गया। पहला कथन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि कुछ पुस्तकें खिलौने। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि कुछ पुस्तक है, ये कुछ पुस्तकें यानी कि पुस्तक इतना था, इसमें से कुछ पुस्तक जो है वो खिलौने हैं। ठीक है, खिलौने हो गए। आगे क्या करें कि कोई खिलौना लाल नहीं है, तो यानी कोई भी खिलौना जो है वो लाल नहीं है, तो इनका कोई रिलेशन नहीं बनता और ये लाल यहाँ पे इनके साथ कोई रिलेशन इसका नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। अब यहाँ तक कथन खत्म, निष्कर्ष में पढ़िए क्या कह रहा है। कुछ पुस्तकें लाल है। बताइए फ्रेंड्स कि कुछ पुस्तकें लाल है, इन दोनों के बीच कोई भी संपर्क है, कोई भी संबंध है, बिल्कुल नहीं, यानी कि कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन जो कि गलत है। सेकंड क्या कह रहा है कि कुछ खिलौने पुस्तकें, बिल्कुल करेक्ट है कि कुछ खिलौने, देखिए यहाँ पे खिलौने का कुछ भाग जो पुस्तक में आ रहा है, तो कह सकते हैं कि हमारा जो सेकंड ऑप्शन था यानी कि सेकंड निष्कर्ष जो है वो करेक्ट होता है। इसलिए ऑप्शन बी को हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स कि फरहान राजू से ज़्यादा रन बनाता है। तो जो ज़्यादा रन बनाएगा हम लोग उसको ऊपर रखते हैं। मान लीजिए फरहान जो है वो राजू से ज़्यादा रन बनाता है, तो राजू हो गया और राजू से ये ज़्यादा रन बनाता है इसलिए ऊपर में फरहान को रखा गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि सिमरन नीतू से ज़्यादा किंतु राजू से कम बनाती है, यानी जो सिमरन है वो नीतू से ज़्यादा बनाती है। तो मान के चलते हैं सिमरन जो है वो राजू से सिमरन नीतू से ज़्यादा, यानी कि फ्रेंड्स नीतू जस्ट इससे नीचे, नीतू से वो ज़्यादा रन बनाती है सिमरन, और वो राजू से कम बनाती है इसलिए नीचे रखी गई है। क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा है, तू बताना है आपको सबसे अधिक रन किसने बनाया। तो सबसे अधिक रन तो ऊपर में सबसे ऊपर फरहान ही था, तो इसलिए ऑप्शन हमारा जो कि फरहान बिल्कुल भी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप बहुत ही सिंपली कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर निकालना है कि यहाँ पे हमारा जो एक मिसिंग है वो क्या होगा। तो सबसे पहले पैटर्न को समझिए, पैटर्न क्या किया गया। अगर फ्रेंड्स मैं आप बोलूँ कि 13 का स्क्वायर करके 5 जोड़ दिया गया, यानी ऊपर में आप देखिए 13 का स्क्वायर करते हो तो कितना होता है 169 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 174, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सेम टू सेम अगर उसी तरह 17 का स्क्वायर करें तो कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 और 289 में अगर आप 9 को जोड़ते हो तो 298 करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि 20 का स्क्वायर करेंगे 200 और 10 इसमें जोड़ देंगे तो 410। बहुत ही सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है कि एक लड़की का परिचय कराते हुए एक आदमी ने कहा। तो चलिए हम लोग जिस तरह से हम लोग करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक आदमी हो गया और एक लड़की का परिचय करा रहा है ये आदमी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैन है और ये गर्ल है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान क्या कह रहा है। आदमी क्या कह रहा है कि वह मेरे पिता की बेटी, यानी फ्रेंड्स कह रहा है कि वह मेरे पिता यानी इसका फादर, ध्यान से पढ़िएगा, वह मेरे पिता की बेटी का बेटी, वह मेरे पिता के बेटी, यानी फ्रेंड्स पिता की बेटी कहने का मतलब क्या हुआ, पिता की बेटी यानी कि जस्ट इसकी बहन। ध्यान से पढ़िएगा, इसकी जो बहन ही तो होगी। कह रहा है क्या कि वह मेरे पिता, तो पिता की बेटी, पिता की बेटी क्या कह रहा है कि पिता की बेटी, तो पिता की बेटी इसकी कौन होगी, पिता की बेटी इसकी तो जस्ट बहन होगी, और बहन की बेटी कौन होगी, बहन की बेटी इसका कौन लगेगी, ये भांजी लगेगी। बहुत ही क्लियर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा कि पूछा जा रहा है कि
आदमी से कैसे संबंधित है, लड़की जो है वो आदमी से कैसे, लड़की का पूछा जा रहा है, लड़की जो है वो किससे संबंधित हो, तो लड़की जो कि उसकी आदमी का वो भांजी लगेगी, और इस तरह से पूछा था तो ये मामा लगता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपको एक फिगर दिया गया और आपको संबंध बताना है कि भोजन, सब्जी और सेव के बीच क्या संबंध है। तो भोजन में तो दोनों आ जाते हैं, भोजन में आप सब्जी भी खाओ या फिर सेब खाओ तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये भोजन हो गया, ये तो भोजन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, भोजन में हम दोनों को ला सकते हैं, एक तो सब्जी आ सकता है और एक सेब आ सकता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सब्जी अलग हुआ लेकिन सेब भी अलग हुआ, लेकिन ये दोनों खाने वाली चीज़ें भोजन के अंतर्गत आता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ये जो होगा फिगर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स क्या दिया गया कि ए बी सी डी का जो रेशियो है वो एच वाई एक्स ई के साथ मैच किया गया। तो हमसे पूछा है कि एम एन ओ पी का रेशियो के साथ किसके साथ मैच होगा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि कैसे लिखा गया। क्लियर, देखिए ए जो आता है वो एक नंबर पे आता है, इसका अल्फ़ाबेट ए का एक नंबर पे आता है, तो एच जो आता है वो 8 नंबर पे आता है। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें +7 जोड़ा गया। लेकिन अगर बी को देखें तो फ्रेंड्स बी तो 2 नंबर पे आता है, लेकिन ये आपका कितना पे आता है, वाई जेड, यानी कि ये 25 नंबर पे। तो अगर हम पीछे की तरफ देखें तो ये कह सकते हैं कि ये -3 है। तो हमारा प्लस सबसे पहले तो +7 जोड़ा गया था और दूसरा में -3 किया गया। ठीक है, ये तो कह सकते हैं। और ऊपर में देखें तो फ्रेंड्स सी का अगर यहाँ पे एक्स लिखा गया तो 1 और 2 और ये 3, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये आपका 5XYZ। ठीक है, यानी कि -5 इसमें किया गया, ये भी आप क्लियर कह सकते हो। तो यहाँ पे देखिए +7 -3 -5 और इसके आगे +1 जोड़ा गया। ठीक है, डी के यानी कि डी का +1 होता है, ये किया गया। तो हम इसी तरह से आगे करके देखेंगे क्या इस पैटर्न के थ्रू हमारा ऑप्शंस बिल्कुल मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमें 7 आगे बढ़ाना है, यानी फ्रेंड्स एम जो होता है वो कितना नंबर पे आता है, एम आपका 13 नंबर पे आता है, और 13 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना नंबर 20 जाएगा, जो कि 20 जो होता है वो टी के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि +7 हम लोग ऐड किया। -3 करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए एन जो होता है वो 14 नंबर पे आता है, और जस्ट हम इसके क्या करेंगे 14 अगर 3 कम करते हैं तो वो कितना होता है 11। तो 11 यानी कि 11 का मतलब 11 जो आता है वो के का आता है, तो के हम लिख सकते हैं टी और के। ओ कितना नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, और -5 करेंगे तो -5 यानी कि 10 नंबर पे, 10 नंबर पे आपका जे आता है। देखिए ऑप्शंस मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। और आगे हम देख लेते हैं, यानी एक आगे बढ़ाएगा तो +1, तो पी के बाद क्यू आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल हमारा मैच कर गया, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रीतम साइकिल चलाकर दक्षिण दिशा में 6 किलोमीटर जाता है। तो चलिए भाई इसको साइकिल चलाकर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में पहुंचाते हैं। तो दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ 6 किलोमीटर ये चल करके गया है। आगे क्या कह रहा है कि वह दाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ पे है तो उसका राइट हैंड इधर होगा, तो दक्षिण की दिशा में जाने के बाद दाएं तरफ मुड़ता है और वो 8 किलोमीटर चलाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि वह उत्तर पूर्व की दिशा में मुड़ करके 10 किलोमीटर जाता है। उत्तर पूर्व यानी कि फ्रेंड्स उत्तर तो आपका ये हुआ, पूर्व ये हुआ, तो कह सकते हैं वो इस तरह से जाता है। और ये आप देख सकते हैं ट्रिपलेट ही होता है, 8 और 6 का ट्रिपलेट, जो कि 10 के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जब यहाँ पर पहुंचा तो इसके बाद क्या कह रहा है कि वहां से वो 15 किलोमीटर बाएं जाता है। तो यहाँ से 15 किलोमीटर बाएं जस्ट ये वो यहाँ पे आ सकता है। 15 किलोमीटर यानी कि बाएं यहाँ पे पहुंचा, 15 किलोमीटर चला सकते हैं। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे पहुंच चुका है, अब ये बताना है आपको कि वह मूल स्थान से कितनी दूर पे। अरे यार यही तो पूछ रहा है फिर से कि ये कितना स्थान पे गया, तो 15 किलोमीटर ही तो गया है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कह सकते हैं कि हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 15 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको आज के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गई होगी। और आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि ह्यूज क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट्स करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और कल की वीडियो में हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो आप सभी लोग सही या फिर गलत अपना स्कोर नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सभी लोग को बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।